वेलकम बैक। तो अभी तक आपने द रैट ट्रैप में ये पढ़ा कि कैसे एक रैट ट्रैप पेडलर किस तरह से एक थॉट प्रोसेस में बिजी है और उसके बाद कैसे वो क्रॉफ्टर से मिलता है, क्रॉफ्टर उसे अच्छा ट्रीटमेंट देता है, अपने पैसों के बारे में भी बताता है और सब चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अच्छे गुड मूड में ये लोग उठते हैं, दोनों एक दूसरे को सी ऑफ करते हैं, बाय करते चले जाते हैं। द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन। यहां तक हम लोगों ने रीड कर लिया था। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। जैसे ये चला गया, हाफ एन आवर बाद क्या होता है, लेट्स सी दैट। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। अब वो जा चुका है और ये मुड़कर वापस आया और हाफ एन आवर के अंदर ये दरवाजे के आगे खड़ा है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, हाउएवर, अंदर घुसने की उसने कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। He only went up to the window, विंडो तक गया, smashed the pane, pane is window pane जो ग्लास लगा होता है विंडो पे, smashed the pane, stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. उसने वहां जाते ही क्या किया, विंडो पेन स्मैश किया और 30 क्रोनर्स का पाउच वहां से निकाल लिया और बहुत 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 खुश हुआ। He took the money, thrust it into his own pocket. उसने पैसा निकाला, अपने पॉकेट में डाला। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और उसने लेदर पाउच जो था वो अपने पास वापस रखा और चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे जैसे ये आगे चल रहा था, बहुत खुशी थी कि मैंने 30 क्रोनर्स मेरे पास आ गए, मैंने संभाल लिए और अपनी स्मार्टनेस से बहुत खुश हो रहा था। यहाँ जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है कि हाउ पीपल डॉज समवन। डॉजिंग जो है वो एक आर्ट है या एक फुलिशनेस है? क्यों? आप किसको डॉज कर पाते हैं? आप किसको बेवकूफ बना पाते हैं? आपको पता है, हम उस इंसान को बेवकूफ बना पाते हैं जिसे जो हमें मौका देता है बेवकूफ बनाने का। लाइक अगर मैं किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करूंगी तो मुझे कौन मेरे ट्रस्ट को ब्रेक कर सकता है? नोबडी, है ना? तो एक इंसान जब किसी को बेवकूफ बनाता है या किसी का ट्रस्ट ब्रेक करता है तो ये कौन यहाँ पर स्मार्ट, क्या उसको अपनी स्मार्टनेस पे खुश होने की जरूरत है? कोई स्मार्टनेस नहीं है। उसने यहाँ पे स्टुपिडिटी दिखाई, उसने यहाँ पर वर्स बिहेव किया कि सामने वाले ने आपको इतना भरोसा दिया था कि आप उसे तोड़ सके। अगर सामने वाला अलर्ट होता तो कोई भी स्मार्टनेस दिखाने का चांस ही नहीं मिलता किसी को भी। सो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो डॉजिंग है, एक बैड क्वालिटी, कि इसको शुरू से अच्छा कोई नहीं मिला, इसने सोचा अच्छा है भी तो क्या करूं, मैं कहां से ध्यान दूं, वो आगे निकला और चला गया और उसने उसके ट्रस्ट को रीपोज नहीं किया, उसके कॉन्फिडेंस को रीपोज नहीं किया। Did the peddler respect confidence reposed in him? क्या उसने उस कॉन्फिडेंस की रिस्पेक्ट रखी जो किसने शो किया था? क्रॉफ्टर ने शो किया था रेड ट्रैप पेडलर पे। नो, ही हैड नॉट केप्ट दैट रिस्पेक्ट। जो भी था उसने उसे डिच किया और वहां से निकल गया। यानी कि यहां पर स्मार्टनेस उसकी नहीं है, फुलिशनेस यही है कि उसने ट्रस्ट बहुत ज्यादा किया क्रॉफ्टर ने। सो he realized of course that at first he dared not continue on the public highway but must turn off the road into the woods. अब साथ ही साथ उसे ये रियलाइज हुआ कि भाई घर पहुंचते ही वो शोर मचा देगा और मेरा तो हुलिया ऐसा है कि हर कोई मुझे पहचान जाएगा। ऐसा करता हूँ, रोड नहीं पकड़ता, वुड्स के थ्रू होके चला जाता हूँ। तो वुड्स क्या है? फॉरेस्ट। वो वहां से होकर जाने लगा। ये क्वेश्चन भी आता है आपको यहाँ पर। पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन जाएगा कि किस तरह से ही डिडंट रिस्पेक्ट क्रॉफ्टर्स कॉन्फिडेंस या
फेथ, क्रॉफ्टर की फेथ को उसने कैसे रिस्पेक्ट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे ये बनता है कि व्हाई डिड ही टेक द रूट ऑफ वुड्स, उसने वुड्स का रास्ता क्यों लिया। यहां पर ये क्वेश्चन हमारा तैयार होता है। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway but must turn off the road into the woods. During the first hours this caused him no difficulty. तो पहले कुछ hours में तो उसको कोई difficulty नहीं हुई. Later in the day it became worse for it was a big and confusing forest which he had gotten into. So बहुत ही बिग और बहुत ही कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था जहां पर वो एंटर हो चुका था और रास्ता भूल गया। जितना ट्राई करता था उतना ही वो सेम जगह पे आके रुकता था। तो ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन बट द paths twisted back and forth so strangely he walked and walked without coming to the end of the wood and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. तो क्या करता था, उसने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाने का। पाथ आपस में ट्विस्टेड बैक थे और उसने बहुत कोशिश की, वॉकड एंड वॉक विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड. Finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest, कि मैं फॉरेस्ट के उसी पार्ट पे ही मूव कर रहा हूँ. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. उसी समय उसे अपना थॉट याद आया जो पीछे था, जब वो दूसरों के लिए खुश था. अरे मुझे क्या है चिंता करने की, मैं थोड़ी फंसा हुआ हूँ, ये लोग फंसे हुए हैं, मैं तो फ्री हूँ, मेरे ऊपर तो कोई लायबिलिटी नहीं है, मैं तो किसी चीज का मुझे कोई वो शौक नहीं है, मुझे तो अपनी बॉडी एंड सोल इकट्ठी रखनी है, बस आई जस्ट नीड टू स्टे अलाइव. और इन सब चीजों के चलते उसके दिमाग में अब जाकर ये बात आई कि मैं भी बेट के चक्कर में फंस गया और मैं भी अब एक रैट हूं जो 30 करोनर्स जिसका बेट था, अब वो इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में आके फंस गया. अभी तक उसको छोटी मोटी चोरियां करता था जो बॉदर भी नहीं करती होंगी, शायद किसी को कहीं से तार उठा ली, कहीं से तार उठा ली, यहाँ से खाना उठा लिया. अब क्या है, उसे चिंता है कि अब पता नहीं वुड से बाहर निकलूंगा भी या नहीं निकलूंगा. पहले पुलिस से बचने के लिए भागा था, अब यहां से जिंदा बच भी पाऊंगा या नहीं. सो लाइफ हमको हमेशा हमारे पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करती है. उसका आंसर करने का जो तरीका है वो उसी सिचुएशन में डालकर हमको बताना होता है. स्ट्रेट तो आपसे बात कर नहीं सकती है लाइफ, तो ये एक वे था. दिस वाज द वे ऑफ लाइफ टू टेल समवन हाउ वन फील्स इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन और कंडीशन. और अब इस कंडीशन को देखने का जो तरीका है वो आप उसी में फील करके ही बता सकते हो. So all at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn have come. अब बारी उसकी थी. Now his own turn had come. अब उसकी अपनी टर्न थी. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. उसने अपने आप को बेवकूफ बनने दिया और चारे से और पकड़ा गया, मतलब इस सिचुएशन में ट्रैप हो गया. अभी किसी ने उसको पकड़ा नहीं है. The whole forest with its trunks, branches, thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. Impenetrable prison एक ऐसी जेल जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और यहां से वो बिल्कुल भी नहीं भाग सकता. ये सोचकर उसको लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं अपने ही थॉट प्रोसेस में ट्रैप हो गया, मैं भी एक अपना एक ट्रैप में फंस गया. सो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कैसे पूछा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 8 कि हाउ हिज थॉट beckoned to him. ठीक है, beckoned him, उसको
कैसे उसका थॉट वापस उसको याद आया, किन कंडीशंस में आया, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। और वाकई क्या ये उसका रैट रैप था या नहीं था। अब ये जो टाइम था दिसंबर का था, स्वीडन ठंडा एरिया है। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, दिस इंक्रीज्ड द डेंजर एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। देखो ये कहानी जो इस थीम में सेट की गई है, जो बैकग्राउंड में सेट की गई है, ठंडा महीना, दैट मीन्स विंटर सीजन, जो कि कहीं ना कहीं डेथ डिके का सिंबल होता है, वहीं एक कोल्डनेस इन योर थॉट्स उसका भी सिंबल होता है। व्हेन वी डू नॉट बॉदर अबाउट समबडीज इमोशंस और अदर थिंग्स, अपने आप से मतलब होता है, तो विंटर सीजन उस चीज को भी इंडिकेट करता है। बहुत अच्छे एक राइटर ना इतना कुछ सोच के इतनी इतनी अच्छी चीजों को प्लान करता है, लिखता है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। सो यहाँ पर darkness was already descending over the forest, this increased the danger and increased also his gloom and despair. जैसे जैसे darkness बढ़ रही थी वैसे वैसे gloom is sadness और despair वो सरेंडर करता चला जा रहा था अपने आप को कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। gloom, sadness, अंधेरे के साथ साथ उसके अंदर का अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। Finally he saw no way out, he sank down on the ground, वहीं पर बैठ गया, tired to death, thinking that his last moment had come. अब उसे लगा कि मेरा last moment आ गया। But just as he laid his head on the ground, जैसे ही उसने अपना head ground पे रखा, he heard a sound, a hard regular thumping. Thumping होता है ना जोर जोर से हथौड़ा मारने की आवाज। उसको एक साउंड सुनाई दिया जो कि थम्पिंग साउंड था, जैसे कोई लगातार किसी चीज पे हैमर से हिट कर रहा है। There was no doubt as to what that was. इसमें डाउट नहीं था क्योंकि वो आवाज किसकी थी, लोहे को पीटने की। He raised himself क्योंकि उसे पता था, क्रॉफ्टर से पता चला था पास ही में आयरन मिल है राम्सजो नाम की। Those are the hammer strokes from an iron mill. और इसने अपने मन में सोचा ये तो हैमर स्ट्रोक के साउंड हैं जो आयरन मिल से आ रहे हैं। He thought there must be people nearby, कि जरूर कुछ यहाँ पे लोग होंगे। He summoned all his strength, मतलब समन तो वैसे लीगल कॉल होती है लेकिन पूरी ताकत लगा के वो उठा, got up and staggered in the direction of the sound, और लड़खड़ाता हुआ ये उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये आ सकता है कि कैसे ही केम टू नो अबाउट आयरन मिल, आयरन मिल है, या कैसे उसने अपनी स्ट्रेंथ गैदर करी, या कैसे उसको लगा कि मेरे अभी भी ही हैड होप, कैसे अभी भी वो आगे जा सकता है, इस चीज पर यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। द राम्सजो iron works which are now closed down were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. तो जो आयरन वर्क्स था जो कि बंद हो चुका है, नॉट सो लॉन्ग अगो एक लार्ज प्लांट था जहां पर मिल, फॉर्ज, भट्टी, हीटिंग डिवाइसेस, इस तरह की चीजें होती थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउट्स लेट डाउन द कैनल। तो समर टाइम में क्या होता है, बहुत हेवी बार्जेस जो लोहे के आते हैं वहां पर, और कैनल में सारा उसका जो बचा खुचा जो भी मटेरियल होता है वो सब बह जाता है, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो कि एक बड़ी सी वहां पर लेक थी, उसके अंदर कलेक्ट हो जाता है। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, क्योंकि वहां बर्फ है, पानी तो है नहीं विंटर्स में, तो वो पूरा ब्लैक हो जाता है क्योंकि फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट, जो भी कोल्ड डस्ट वहां पर इकट्ठी होती थी, विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो बड़े बड़े चारकोल के क्रेट्स होते थे उनसे गिर गिर के जो उसका डस्ट पार्टिकल्स होते थे वो वहीं इकट्ठे हो जाते थे। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस। फर्नेस आपको पता है किसे कहते हैं, हीटिंग डिवाइस या जहां पर हीटअप किया जाता है चीजों को, तो उस भट्टी में मास्टर स्मिथ और जो उनका हेल्पर था वो बैठे थे डार्क फॉर्ज, वेटिंग फॉर पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे फायर में डाला जाना था पिग आयरन को।
टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। एनविल क्या होता है? एनविल वो एक बिग सा जिसके ऊपर लोहे को रख के उसको तोड़ा जाता है हैमर स्ट्रोक के थ्रू, दैट इज एनविल। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. तो फर्नेस में काम कर रहे हैं, चिंगारी आने का डर होता है जो आसपास से, तो वुडन शूज पहन के ये लोग मूव करते हैं, हीट भी नहीं फील होती पैरों में, और लॉन्ग शर्ट इन्होंने पहनी होती है। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज। हर समय आप बहुत सारे आवाजें आप वहां सुन सकते हो। बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। कभी आपने अगर अंगीठी जलती हुई देखी हो तो कोयले के क्रैक होने की आवाज आती है, ये वो आवाजें हैं। फायर बॉय अलग से होता है जो चारकोल को डालता है उस मॉ फर्नेस में, उस छोटा सा एक वो बनाया जाता है माउथ ऑफ फर्नेस, जिसके थ्रू चीजें को उनमें डाला जाता है भट्टी में, जो जिसको भी हमने हीट अप करना होता है। सो बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक, द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter, तो बहुत नॉइस के साथ। Outside roared the waterfall, बाहर वाटरफॉल की आवाज आ रही है, और आवाज भी छोटी मोटी नहीं है, रोड वर्ड यहाँ पर मेंशन है। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped the rain against the brick tile roof, और तेज से हवाएं आ रही हैं जो कि ब्रिक टाइल रूफ की यहाँ पे बात हो रही है, मीनिंग कि वो जो छत है वो ब्रिक से बनी हुई है, और वहां पर ये तेज तेज हवाएं आ रही हैं। विप द रेन, जैसे विप फ्लैश होता है ना हंटर की आवाज टाइप, उस तरह से। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दे रखा है इन्होंने फॉर्ज का, बहुत ही अच्छे तरीके से ये बता रखा है कि क्या चीज आपके किस तरह से मैनेज होती है, और किस तरह से फर्नेस उसकी अरेंज की जाती है, कैसे जो ये पर्सन है लाइक पिग आयरन को बनाने का जो काम है या चारकोल वगैरह के थ्रू कैसा हो रहा है, ये उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यूजुअली ये कभी पूछा नहीं गया, इतने सालों में मैंने तो नहीं देखा बोर्ड में इस क्वेश्चन को आते हुए। स्टिल आप इसका थोड़ा बहुत अंदाजा रख सकते हो कि क्या क्या इसमें से आ सकता है। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. अब शायद इन्हीं सब आवाजों के चलते ये चीज नहीं पहचान पाया वो कि कोई आया है फॉर्ज के अंदर। और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं पहचाना, तो इन आवाजों की बात आप कर सकते हैं कि कैसे फायर बॉय अपना काम कर रहा है क्लैटरिंग नॉइज के साथ, कैसे नॉर्थ विंड जो है वो विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, कैसे रोरिंग साउंड ऑफ वाटरफॉल है, ये आप कर सकते हो। सो ब्लैकस्मिथ डिडंट नोटिस बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ये बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ब्लैकस्मिथ जो काम करता है आयरन का, didn't notice because of these sounds, इन साउंड्स की वजह से वो नहीं नोटिस कर पाया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब है until he stood close up to the furnace, एकदम फर्नेस के पास नहीं आ गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of forge। तो यहां पर उन्हें क्या लगा, ब्लैकस्मिथ को अनयूजुअल नहीं लगा किसी पुअर वेगाबॉन्ड का आना। क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसको लगा कि एक फर्नेस से अच्छी जगह क्या हो सकती है एक कोल्ड नाइट में टाइम स्पेंड करने की। बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द सूटी पेन्स, और अपने आप को वार्म करने के लिए ये पर्सन आया होगा इन फ्रंट ऑफ द फायर। तो यहां पे आपको जो क्वेश्चन आएगा कि जो ब्लैकस्मिथ का रिएक्शन था वो इतना कूल क्यों था, ठीक है, या उसने कुछ भी खास रिएक्शन क्यों नहीं दिया,
वो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। उसका रीजन आपको मैंने यहाँ पे दे दिया कि बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर है और उसके अलावा अपने आप को वार्म अप करने के लिए इससे बेस्ट प्लेस कोई भी नहीं मिल सकता। द ब्लैकस्मिथ glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged in, with a bunch of rat traps dangling on his chest. अब इसका अपीयरेंस क्या था? लॉन्ग बियर्ड, संकिन चीक वगैरह तो आपको पता ही है, पहले आपने पढ़े हैं। डर्टी, रैग, फटे पुराने कपड़े और रैट ट्रैप्स के बंच उसके गले में लटके हुए हैं। He asked permission to stay. The master blacksmith nodded a haughty consent. Haughty consent का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा वेग सा रिप्लाई हो कि ठीक है रुको। Without honoring him with a single word. कोई ग्रीट नहीं किया एक दूसरे को, कोई बात नहीं करी, सिंपल उसने पूछा रुक जाओ यहाँ पे, इसने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है और वो वहां पर रुक गया। The tramp did not say anything. अब यहाँ पर एक जगह उसको wanderer, एक जगह rat trap peddler, एक जगह tramp। अगेन tramp का मीनिंग क्या है? जो ऐसे घूमते फिरते कोई भी आ जाए। He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. वो वहां वैसे भी बातों के लिए तो आया नहीं था, उसे अपने आप को वार्म अप करना था और उसे सोना था क्योंकि बहुत टायर्ड टू डेथ था। आपने पीछे पढ़ा भी है, इतना डेडली टायर्ड था कि उसको अब नींद आ रही थी और वो वहां पे सो गया। In those days, the Rancho iron mill was owned by a very prominent iron master. उन दिनों में जो इस आयरन मिल का जो ओनर था वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था जिसका ग्रेटेस्ट एम्बिशन क्या था? To ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. तो जहां भी कैरेक्टर स्केच आए आयरन मास्टर का, आप उसके बारे में यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी क्वालिटी है उसके अंदर बीइंग एन एम्प्लॉयर कि वो डिपेंडेंट नहीं होता अपने एम्प्लॉइज पे और वो कभी भी किसी भी टाइम पर इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंच जाता है। ये एक बहुत अच्छा साइन था उसके एम्बिशंस को पूरा करने के लिए। और वो एम्बिशंस क्या थे कि उसे अच्छी क्वालिटी का आयरन मार्केट में लेके आना है। वो अपने सर्वेंट्स पे या अपने एम्प्लॉइज पे डिपेंडेंट नहीं होता था। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. अब उसका रिएक्शन मास्टर स्मिथ की तरह तो होने वाला नहीं था क्योंकि जगह मास्टर स्मिथ की तो थी नहीं। ये ओनर है, इनको चिंता है मेरी प्रेमिसेस में कौन आया कौन नहीं आया, मुझे पता होना चाहिए। इन्होंने ना उसके वेट रैग्स, गीले कपड़ों से स्टीम उठती हुई सी देखी। और आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैकस्मिथ। डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैकस्मिथ मतलब यहाँ पर उन्होंने इग्नोर नहीं किया उसकी प्रेजेंस को। ठीक है, वो गए और देखा ये पर्सन कौन है, तो ही डिडंट इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ रैट ट्रैप पेडलर, या ट्रैम्प लिख देती हूँ आप समझ जाना। ही वॉक क्लोज अप टू हिम, looked him over very carefully. वो उसके पास बैठा, उसको बहुत अच्छे से वॉच किया। Then tore off his slouch hat. वो एक हैट पहनता था, उसको पीछे हटा के to get a better view of his face, ताकि इसको उसके चेहरे का अच्छे से अच्छा व्यू मिल सके। इसने बहुत अच्छे से उसकी तरफ देखा और एकदम से क्या बोला, But of course it is you, Neil Zoloff. ओहो, ये तो तुम हो नील ज़लोफ। इसने क्या मिसअंडरस्टैंड किया उसको, एक अपना ओल्ड नोन वन। ठीक है, he said, how you do look, मतलब क्या क्या हो गया है तुम्हें, कैसे दिखते हो तुम। The man with the rat traps had never before seen the iron master at the Rancho. अब ये जो पर्सन था रैट ट्रैप पेडलर, इसने कभी भी इस आयरन मास्टर को नहीं देखा and did not even know what his name was. और उसको तो इसका नाम भी नहीं पता था कि ये बंदा कौन है। But it occurred to him, उसे समझ आया क्या कि ये जो जेंटलमैन है ये पेडलर को अपना कोई पुराना एक्वेंटेंस समझ रहा है, नोन वन, जो जानता पहचानता होगा, अच्छी कंडीशन में होगा, ये लोग काफी टाइम से मिले नहीं। अब आयरन मास्टर सोच रहा है कि मेरे उस नोन वन की कंडीशन जो है वो बहुत वर्स्ट हो गई है, अब वो रैट ट्रैप्स बेचता है।
ये तो वो है नहीं, इसे पता है कि मैं तो वो नहीं हूं जो ये मुझे समझ रहा है। तो but it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroners. अब डेट के चक्कर में फंसा, 30 तो है ही उसके पास, उसे लगा 1-2 kroners और मिल जाएंगे। इस चक्कर में he did not want to undeceive him all at once. तो ये बहुत आयरॉनिकल स्टेटमेंट है, बहुत ही आयरॉनिकल, कि ऑलरेडी वो उसको डिसीव कर रहा है लेकिन उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता था, मतलब धोखे में नहीं, इस धोखे से पीछे नहीं कराना चाहता था। और उसने सोचा कि भाई ये कपल ऑफ कॉर्नर जो हैं ये मुझे मिल जाए और शायद मुझ पे दया खा के दे दे कुछ ऐसा, और मेरा कुछ बन जाएगा, मैं चला जाऊंगा। तो इसने आगे से वैसा ही बिहेव किया। इसने कहा यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी, भगवान ही जानता है मेरे साथ क्या हुआ है नीचे। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। अब ये यहां से पता चलता है कि जो आयरन मास्टर है अभी, पहले ये आर्मी में थे, इन्होंने कहा तुम्हें ना रिजाइन नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी। That was the mistake. If only I had still been in service at the time. अगर मैं उस समय भी सर्विस में होता, it never would have happened. ये नहीं हुआ होता। Well now of course you will come home with me. अब तुम मेरे साथ घर चलो। Up to go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That however did not please the tramp. अब इसके घर जाना मैनर हाउस और वहां जाके रेजिमेंटल कॉमरेड जैसा ओनर को रिसीव करना, वहां जाके तो इसे पता था यहाँ तो डिम लाइट है इसलिए ये थोड़ा सा रिजेम्बलेंस के चक्कर में मुझे मान रहा है वो चीज। घर जाऊंगा तो इसे तो पता चल ही जाएगा कि मैं वो नहीं हूँ, फिर तो ये मुझे कपल ऑफ क्रॉनर क्या मिलने हैं, मैं और ही जेल में डल जाऊंगा। तो ये सोच के उसको ये आइडिया पसंद नहीं आया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आप सिंपली उसको लिख सकते हैं ताकि उसको लगा कि कहीं उसका सीक्रेट आउट ना हो जाए। No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. अब एकदम से अलार्म होके उसने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे जाना चाहिए। इसको 30 kroners का ध्यान आया। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den, कि भाई मैं उसके यहाँ जाऊं तो सीधे सीधे ये तो लायन की डेन में एंटर होने वाली बात है। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. इतने चुपचाप वहां से निकल जाएगा जैसे किसी को पता ही ना चले और बिना किसी को बॉदर किए डिस्टर्ब किए ये बस सो के वहां से चला जाएगा। आयरन मास्टर को ये लगा कि शायद ये अपनी मिजरेबल क्लोथिंग्स की वजह से एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, इसलिए शायद ये घर नहीं चलना चाहता। तो उसने इसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए क्या कहा, देखो इसका आप ये कर लो कि उसके मन में ये चीज आई और इसको ये लगा मैं लायन डेन में तो जाऊंगा नहीं, ठीक है, और वो सिर्फ सोना चाहता है। तो इसने कहा Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. देखो तुम ये मत सोचो कि मेरा कोई बहुत शानदार सा घर है कि तुम इन कपड़ों में वहां नहीं आ सकते। एलिजाबेथ मर चुकी है। एलिजाबेथ कौन है? वाइफ ऑफ मेनर, दैट मीन्स जो आयरन मास्टर है। As you may already have heard, कि तुम्हें पता चला ही होगा कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई। मेरे जो बॉयज हैं वो अब अब्रॉड रहते हैं। There is no one at home except my oldest daughter and myself. मेरी सबसे बड़ी बिटिया और मैं, बस हम दोनों रहते हैं। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. और हम सोच ही रहे थे कि बताओ क्रिसमस आने वाली है, हमारे पास कोई कंपनी नहीं है। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. तो तुम चलो घर और मिलकर क्रिसमस फूड एंजॉय करेंगे। But the stranger said no and no and again no. The Iron Master saw that he must give in. तो बार बार मना करता रहा। आपको तो पता है क्यों मना कर रहा है। आयरन मास्टर को लगा कोई चांस नहीं है, ये घर नहीं जाएगा। सो आज के लिए हम यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे। क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। साथ ही साथ अभी तक आपने देखा होगा हम हर बार डायरी का कोई ना कोई टास्क आपको जरूर देते हैं। इसमें अभी तक हमने आपको कोई डायरी टास्क नहीं दिया। ऑब्वियसली जहां पर आपने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट स्लाइड में ये चीज रीड की थी कि किस तरह से कोई सोच भी नहीं सकता इनकी लाइफ कितनी सैड है, मोनोटोनस है,
और किस तरह से ये लोग अकेले अपनी लाइफ में आगे चलते हैं, या कोई ऐसे पर्सन जिन्हें हम समझते हैं तो बेकार है, बेकार ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं हम कि ओके, डू नॉट जज एनीवन, और किसी पे हंसने की जरूरत नहीं है। हर किसी की अपनी एक लाइन ऑफ जर्नी है। अगर वो चल रहा है, हमें नहीं पता कौन किस प्रोसेस से गुजर रहा है, तो अपने आप का सेल्फ चेक। हम कुछ ऐसे काम तो नहीं करते जिससे किसी की लाइफ और ज्यादा उसको बर्डनाइज्ड फील हो। दूसरी चीज, हम यहाँ पर एक ग्रैटिट्यूड तो लिखेंगे ही, एक लेसन जो आपको यहाँ पे मिला हो, लेसन इस बात पे लिख सकते हैं कि किसी ने किसी को इतना ट्रस्ट किया कि उसने उसके ट्रस्ट को ब्रेक किया। जैसे यहाँ क्रॉफ्टर का ट्रस्ट ब्रेक किया किसने? पेडलर ने। क्या हमने कभी ऐसा कोई एक्ट किया है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स का ट्रस्ट हो, चाहे वो हमारे सिबलिंग्स का हो, फ्रेंड्स का हो, टीचर्स का हो, कहीं का भी हो, तो अपने आप को एक इंट्रोस्पेक्ट करना है आज की रात अपनी डायरी में, जिसमें आप खुद से ये एनालिसिस करोगे अपने ऊपर कि कहीं कोई ऐसा कोई बात तो नहीं है या पर्सन तो नहीं है जिसके ट्रस्ट का हम फायदा उठा रहे हैं और हम अपनी स्मार्टनेस पे खुश हो रहे हैं। तो ये एक क्रॉस चेक है जो आज हम करेंगे। ओके, सो ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। टिल देन स्टे कनेक्टेड।